सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के व्याकरण का बहुत अच्छा विषय जिसका नाम है सर्वनाम। अगर आपने इससे पहले संज्ञा शब्द नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से उसका लिंक दिया हुआ पहले आप संज्ञा का वीडियो देखें ताकि आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं, इससे आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। जैसे रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ थी। देखो, यहाँ पे रुचि और रजत का नाम आया है। आपने अगर संज्ञा पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि नाम जो नाम होता है वो नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रुचि और जो रजत नाम है वो दोनों क्या है, वो दोनों संज्ञा शब्द है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, ठीक है, उनकी जो स्कूल थी उनमें गर्मी की छुट्टियां लगी हुई थी। रुचि और रजत अपने तायाजी के घर दिल्ली गए थे। यहाँ पे फिर से रुचि और रजत उन्हीं का नाम आया है, ठीक है। जैसे रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, रुचि और रजत अपने तायाजी के घर दिल्ली गए थे। मुक्ता और विश्वास पहले से ही रुचि और रजत की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ पे दो बच्चे और होते हैं, मुक्ता और विश्वास, जो कि क्या कर रहे होते हैं, पहले से ही रुचि और रजत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं या कर रहे थे। मुक्ता और विश्वास को रुचि और रजत के साथ खेलना बहुत पसंद था। मुक्ता और विश्वास को रुचि और रजत के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मिलजुल कर खेलने और बातें करने में रुचि, रजत, मुक्ता और विश्वास का समय शीघ्र ही बीत जाता है। देखो, यहाँ पे एक ये स्टोरी है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है, बार बार रुचि, रजत के और बार बार ये जो संज्ञा नाम है उनका प्रयोग किया गया है। जैसे रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, रुचि और रजत अपने तायाजी के घर गए। मुक्ता और विश्वास पहले से ही रुचि और रजत की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका मतलब है कि रुचि, रजत यहाँ बार बार आया गया है। तो क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इन वाक्यों में रुचि, रजत, मुक्ता और विश्वास नामों का बार बार प्रयोग किया गया है। ये चारों क्या है, संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये नाम है तो इनका बार बार प्रयोग हुआ है। हर वाक्य में इनका नाम वापस लिखा गया है। ये वाक्य कुछ अटपटे से लगते हैं, उन्हें पढ़ने और सुनने में अच्छा नहीं लगता। यदि वाक्यों को इस प्रकार कहा जाता तो पढ़ने और सुनने में अधिक अच्छा लगता। देखो, यहाँ पे जो पहला वाला था, इसमें क्या होता है, इनका बार बार प्रयोग किया गया। रुचि, रजत, इन जितने भी नाम है इनको बार बार प्रत्येक वाक्य में प्रयोग किया गया है। लेकिन जो नेक्स्ट इनको ऐसे भी लिखा जा सकता था, जैसे रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। यहाँ पे एक बार लिख दिया हमने, रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। अब पता है कि हम रुचि और रजत के बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार अब यहाँ पे वापस रुचि और रजत का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन रुचि और रजत के स्थान पे लिखेंगे वे अपने तायाजी के घर दिल्ली गए। कौन गए, वे कौन, रुचि और रजत। तो रुचि और रजत के स्थान पे अब क्या आ गया है, वे। अब वे तो कोई संज्ञा शब्द नहीं है, वे किसी का नाम नहीं होता, तो ये संज्ञा शब्द नहीं होगा, जबकि ये दोनों क्या थे, संज्ञा शब्द थे। आगे देखते हैं, मुक्ता और विश्वास। यहाँ पे वापस हम नाम लिखेंगे क्योंकि मुक्ता और विश्वास का पहले नाम नहीं आया। तो मुक्ता और विश्वास पहले से ही इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, वहाँ पे क्या था, पहले वाले में था कि मुक्ता और विश्वास पहले से ही रुचि और रजत की प्रतीक्षा कर रहे थे, बट हम यहाँ पे रुचि और रजत की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी। किनकी? इनकी मतलब रुचि और रजत की, ठीक है। तो जो इनकी है ये किसकी जगह आया, फिर से रुचि रजत की जगह आया इनकी। उन्हें इनका साथ बहुत अच्छा लगता था। उन्हें किनको, इनको, मुक्ता और विश्वास को। तो मुक्ता और विश्वास की जगह हमने लिख दिया उन्हें। इनका साथ बहुत अच्छा लगता है। मिलजुल कर खेलने और बातें करने में इन सब का समय शीघ्र ही बीत जाता है। यहाँ पे आया इन सब का। तो देखो, यहाँ पे कुछ चेंजिंग हमने देखा है।
और वो चेंजिंग क्या देखा है वो देख लेते हैं। पहले हम संज्ञा शब्द देखते हैं। देखो हमने संज्ञा शब्द देखे थे, यहाँ पे आया रुचि और रजत। रुचि रजत जो संज्ञा शब्द है इनको इन्होंने बार बार प्रयोग किया है। यहाँ पे भी रुचि रजत है, यहाँ पे भी रुचि रजत है, फिर यहाँ पे भी रुचि रजत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुक्ता और विश्वास का नाम दिया गया है, फिर इसके बाद वापस यहाँ पे चारों का नाम आया है। तो बार बार इन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होगा, ये जो वाक्य हैं बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट में अगले वाले में क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले में रुचि और रजत का नाम यहाँ पे आया, इसके बाद रुचि और रजत का नाम दोबारा नहीं आता है। इसकी जगह क्या आता है, या तो ये वाला वे, रुचि और रजत के जगह हमने क्या प्रयोग किया वे। इसके बाद मुक्ता और विश्वास का भी एक बार ही नाम आया और इसके बाद दूसरी बार इसका भी नाम नहीं लिखेंगे। वापस इनकी जगह इनकी, जो रुचि और रजत है उनकी जगह यहाँ पे इनकी आ गया। इन सभी नामों की जगह उन्हें लिख दिया और इन सब का लिख दिया। तो देखो वहाँ पे बार बार नाम आया है, यहाँ पे बार बार नाम आए हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार नाम नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे बार बार नाम क्यों नहीं आए, क्योंकि इन नामों की जगह हमने कुछ और शब्द यहाँ पे लिख दिए। जो रुचि रजत मुक्ता और विश्वास नाम थे वो नाम थे किन बच्चों के, तो उनको हम संज्ञा कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ संज्ञा में कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उनकी जगह जो नाम आए हैं वह, यह, मैं, हम, वे, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। हमने समझा कि सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और अब हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्द की परिभाषा हम क्या बना सकते हैं। तो देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। ये देखो, संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था, यहाँ पे देखो रुचि और रजत जो संज्ञा शब्द है, मुक्ता और विश्वास जो संज्ञा शब्द है, उनकी जगह इनकी, वे, इन्हें और इन सब का ये सभी शब्द आए, तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जो नाम है उनके स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। आगे देखते हैं इसके प्रकार। जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार है जिनके नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैं पहले भी इनको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ये याद रखना है 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के 6 प्रकार कौन से होते हैं, मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ आपको। संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके हम सभी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसे कहते हैं। जैसे कि पहला जो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता का मतलब क्या होता है, ये जो वक्ता है इसका मतलब होता है, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। वक्ता का अर्थ क्या होता है, बोलने वाला। तो वक्ता द्वारा, बोलने वाले के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है इन शब्दों का प्रयोग। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा जो बोल रहा है वो या तो खुद के लिए प्रयोग करे या दूसरों के लिए प्रयोग करे, उन सभी शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वक्ता वक्ता मतलब बोलने वाला मैं हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज करूँगा, मैं अपने लिए यूज करूँगा मैं, हम,
ठीक है। मैं और हम, ये सारे शब्द मैं अपने लिए यूज करूँगा, ये वक्ता के खुद के लिए, जो बोलने वाला है उसके खुद के लिए। और वो दूसरे के लिए, जिसको वो बोल रहा है उसके लिए वो कौन से शब्द यूज करेगा? तुम और आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तो ये शब्द भी किस में जाएंगे? ये भी जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सुनने वाले के लिए हो गया। इसके बाद है और, यह वह ये वे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ कि वह लड़का बदमाश है, तो वह किसके लिए? किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया। तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह वह ये वे, ये सब भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या है। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? अपने लिए बोल रहा हूँ, तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर भी मैं सर्वनाम है और ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, ये कौन सा सर्वनाम है? आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, यहाँ पे भी तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आजकल आप कहाँ रहते हो? आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पढ़ने में बहुत तेज हैं। वह किसी तीसरे के बारे में बात की गई है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कितने पुरुषवाचक होते हैं? एक तो मैं अपने लिए जो सर्वनाम यूज करूँगा वो सर्वनाम हो गए, जैसे मैं और हम। और मैं जो दूसरे के लिए सर्वनाम यूज करूँगा, जैसे तुम आप, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम में है। और मैं तीसरे के लिए वह वे शब्द यूज करूँगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। तो इसको अलग अलग भेदों में बांटा गया है, जिसमें से आता है उत्तम पुरुष। पहला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारे आदि आते हैं। इनमें क्या होता है? उत्तम पुरुष। जो पहला पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उसमें जो पहला है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए यूज होता है? बोलने वाले के लिए। बोलने वाला अपने लिए कोई शब्द यूज करता है, जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी, ये खुद के लिए यूज कर रहा है, तो ये उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम दो, हमारे तो ये सभी शब्द उत्तम पुरुष में सर्वनाम में आएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके लिए आएगा? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, दूसरे के लिए किया जाता है। इनके अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि आते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे हो। अन्य पुरुष में कौन से आते हैं? अन्य मतलब मैंने बताया था, एक बोलने वाले के लिए, एक सुनने वाले के लिए, और एक जो किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, इसके अंतर्गत वह, यह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। तो ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसके 3 भेद हो गए, ये आपको याद रखना है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे देखते हैं। दूसरा जो सर्वनाम का प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग, जो शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने मतलब अपनी बताने के लिए करता है, तो वे शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण है वो है, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। देखो, मैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन जो ये है ये खुद कपड़े किसके हैं? खुद के हैं, अपने हैं, ठीक है। और स्वयं मतलब ये खुद के लिए, स्वयं किसके लिए यूज कर रहा है? खुद के लिए, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। कौन? अपने आप, इसके खुद के लिए प्रयोग कर रहा है ये, तो ये अपने आप भी क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा।
जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, जैसे आपका प्रयोग, जैसे मैं बोलूँ कि आप पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो मैं आप तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ, तो यह शब्द पुरुषवाचक में चला जाएगा, मध्यम पुरुष में। लेकिन जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए ही होता है, जैसे अपने आप, ये खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब किसी चीज़ की निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का पता चले कि ये निश्चित चीज़ है, तो ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण यह, वह आदि। जैसे यह कार मेरी है, अब जो यह शब्द आया है वो उस कार की निश्चयता बताने के लिए आया कि यही कार मेरी है, वो दूसरी कार मेरी नहीं है। तो यही कार मतलब उसको निश्चित कर रहा है, इसका मतलब यह वह जो शब्द है वो क्या आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे दूसरा है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तकें मेरी हैं, वह मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है। तो ये जो यह शब्द आया है वो किसके लिए आया है, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आया है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो पहले जो था वो निश्चयवाचक था, अब इसके आगे ए लग गया, ए लगाने से विलोम हो जाता है, और निश्चयवाचक का उल्टा विलोम शब्द होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता था, निश्चयवाचक सर्वनाम में होता था कि वो चीज़ की, उस चीज़ की निश्चितता का पता चलता था कि ये पुस्तक मेरी है, मतलब यही पुस्तक मेरी है। तो आपको इससे पता चल रहा है कि ये जो सामने रखी हुई पुस्तक है ये मेरी है। लेकिन अगर ऐसे पता ना चले तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चयता का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होंगे, देखो जैसे कुछ, कोई। अब कुछ, जैसे मैं बोलूँ कि दाल में कुछ गिर गया है, तो क्या निश्चित तौर पे आपको पता चल रहा है कि क्या गिरा, नहीं पता चल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो दरवाजे पे कोई आया है, आपको पता चल रहा है कौन आया है, नहीं पता, कोई भी हो सकता है। तो इसकी निश्चितता का पता नहीं चलता है, इसलिए उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ मतलब कोई फिक्स नहीं है, रोटी चावल क्या चाहिए पता नहीं, कुछ मतलब कोई फिक्स नहीं है। मेरा खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है। तो इन सारे शब्दों में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि, ये सारे शब्द कौन, क्या, कब, कहाँ आदि, ये सभी शब्द जहाँ आते हैं वहाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता। देखो तो कौन आया है, कौन आया है मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वो पूछ रहा है। आपने क्या खाया है, ये किसी वस्तु के बारे में जानना चाहता है, भोजन के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक है। लास्ट और अंतिम है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु से जो संबंध बताया जाता है उन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो, सो, जैसा, वैसा। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसी करनी वैसी ध्वनि। देखो जैसी करनी, जो करना होता है काम, जो हम काम करते हैं उसका संबंध भरनी से किया गया है। तो जैसी करनी मतलब जैसा आप करोगे, वैसी भरनी मतलब वैसा ही आप भरोगे, वैसा ही आप पाओगे। जो सोवेगा सो खावेगा, जो जागेगा सो पावेगा। मतलब जो सोवेगा, ये एक
कहावत है, जो सोएगा मतलब जो सोएगा, जो सोता रहेगा वो खोएगा, मतलब जो वो उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो हर चीज़ खो देगा, और जो जागेगा वो पाएगा। तो यहाँ संबंध है सोने का खोने के साथ और जागने का पाने के साथ, यहाँ पे संबंध बताया गया है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या है बोना, मतलब कोई फसल बोना, तो आप जैसा फसल बो रहे हो वैसा आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो ये दो बोने और काटने में संबंध स्थापित कर रहा है।